गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मध्य प्रदेश दौरे की शुरुआत कुछ इस तरह से की। पहले उन्होंने मैहर में मां शारदा माता के दर्शन किए और फिर सतना में शबरी माता जन्म जयंती समारोह में शिरकत की। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को भी साधने की कोशिश की। तो वहीं कोल समाज के महासम्मेलन में आदिवासियों को भी अमित शाह रिझाते नजर आए। यानी विंध्य में उन्होंने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की। एक तरफ आदिवासियों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए फिर से बीजेपी को चुनकर लाने को कहा। 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया है। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में हुए। मां राम इसलिए आया कि दुनिया को संदेश दे सके कि मां की इच्छाओं को पूरा करना मतलब भगवान राम का होना है। राम इसलिए आया कि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। भगवान राम ने नवधा भक्ति का पाठ भी पढ़ाया तो सबरी मैया को पढ़ाया नौ भक्ति नवधा भक्ति का पाठ। मोदी जी इसलिए आए कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध बनाना था। कुल मिलाकर विंध्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी में चुनावी आगाज किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी दी। सतना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया। हालांकि कांग्रेस इस दौरे को लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है। चूंकि आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए सिर्फ चुनाव को देखते हुए केवल एक छलावा किया जा रहा है। उन लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पर हमारे प्रदेश की और विंध्य की जनता ये जान गई है, समझ गई है। अब किसी भी तरीके के प्रलोभन या झांसे में बीजेपी के आने वाली नहीं है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। ऐसे में अमित शाह का एमपी आना प्रदेश बीजेपी के लिए काफी अहम है। आदिवासियों के लिहाज से विंध्य बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम है, क्योंकि एमपी की कुल 230 सीटों में से 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 16 पर ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। इसलिए बीजेपी आदिवासियों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि आदिवासी वोट बैंक को साधने में कौन कितना कामयाब हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या शाह ने विधानसभा चुनाव के लिए लाइन सेट कर दी है? सवाल नंबर 2, क्या हिंदुत्व के एजेंडे के साथ हर वर्ग को जोड़ने की तैयारी है? सवाल नंबर 3, क्या विंध्य में अमित शाह बीजेपी को जीत का ब्लूप्रिंट देकर जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मां शारदा, शबरी और शाह। जैसा आपने इस पैकेज में देखा, जिसमें यह कहा गया कि मध्य प्रदेश में इस समय फोकस पर आदिवासी है, न सिर्फ बीजेपी के बल्कि कांग्रेस के भी। और कारण भी आपने सुना कि 2013 और 18 इन चुनावों में अगर किसी ने सबसे निर्णायक भूमिका हार जीत में अदा की है तो वो इन 47 विधानसभा सीटों ने की है जो आदिवासी या जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। और नतीजे भी आप देखिए जैसे कि रिपीट हुए हैं। 2013 में 47 में से 31 सीटें 31 बीजेपी के पास, और कांग्रेस जो है वो 15 पर सिमट गई। और अगर आप 18 के नतीजे देखें तो उल्टा हो गया, कांग्रेस 30 सीटें ले गई और बीजेपी 16 सीटों पर सिमट गई। और नतीजे बिल्कुल, अगर 2013 आप देखें बीजेपी ने सरकार बनाई, कारण ये माना गया कि ट्राइबल बहुल सीटें जो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं
वहाँ एक आप कह सकते हैं क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने। और 2018 में ये कहानी जब उलट जाती है तो बहुत नज़दीकी मुकाबले के बाद भी बीजेपी पिछड़ जाती है। जैसा आपने पैकेज में ये भी सुना कि करीब 84 सीटें हैं जो असर डालती हैं तो 47 आरक्षित, लेकिन आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, आदिवासी समुदाय की। और यही वजह है कि बीते 1 साल से रानी कमलापति स्टेशन से लेकर तेंदुपत्ते से लेकर प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश में आए हैं, अमित शाह भी मध्य प्रदेश में आए हैं। और कारण एक ही है, क्योंकि सर्वे बेस्ड पॉलिटिक्स का इस समय दबदबा है और कमलनाथ जी भी दूसरी तरफ कुछ अलग इक्वेशंस पर काम कर रहे हैं। जयेश के साथ कुछ अल्पसंख्यक इक्वेशन भी जुड़ता है उसके साथ, और कुछ अन्य इक्वेशंस भी जुड़ते हैं जिनके साथ वो ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वो 2018 की कहानी दोहराएंगे और अनुकूल नतीजे की तरफ बढ़ने का दावा कर सकेंगे। तो आदिवासी इस समय मध्य प्रदेश में फोकस पर है और आने वाले समय में आदिवासी समुदाय को लेकर सियासत का ये मंजर दोनों ही दलों में और इंटेंसिफाई होगा और तेज़ होगा और आदिवासियों को लुभाने की कवायद दोनों ही पार्टियों के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल हमारे साथ हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी के सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी। मिशन आदिवासी दोनों पार्टियों के लिए, दोनों पार्टियों का पूरा जोर, प्रधानमंत्री अमित शाह, मिशन एक ही, शिवराज जी और उधर कमलनाथ जी और उनकी टीम भी। किस तरह देखते हैं आप इस टसल को? शरद जी, जो पूरा आपका पैकेज चला उसमें ही अपने आप में साफ है, सबसे बड़ी चीज जो है वो 2 करोड़ मतदाताओं को साधने का है। और चूंकि मध्य प्रदेश में आज नहीं, मध्य प्रदेश में शरद जी आप पूर्व चुनाव में चले जाओ, 93 में, 98 भाई एक जमाना वो था जब लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, आपको याद होगा जी। उसके पीछे कारण ही एक था कि छत्तीसगढ़ वाला जो बेल्ट था, जो आदिवासी बेल्ट था, आप याद करो, छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा मंत्री बनाने पड़ते थे कांग्रेस शासन में, 1 दर्जन से कम मंत्री कभी नहीं बने वहां से। उसका कारण ही सिर्फ एक था कि आदिवासी जो सीटें थी वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा थी। तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस इतनी बड़ी लीड लेती थी कि बीजेपी महाकौशल, बिंद, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड से 50-50 पे भी आ जाए या 55-45 पे भी आ जाए तो वो छत्तीसगढ़ में जाके हार जाती थी। और सेम स्थिति यही अभी है जो आपने बताया कि इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी जो चिंता है वो चिंता ये है कि इन 16 सीटों को 32 में कैसे तब्दील करें। पूरा फोकस इसी पे है और इस पे पूरा फोकस आप देखिए, पिछले 18 महीने पहले ये रणनीति बनी थी, 18 महीने से ये फोकस चल रहा है कि अगर, और ये बिल्कुल सही है कि अगर ये 16 से 32 पे नहीं है, 16 से 32 पे नहीं आ पाएंगे तो सत्ता की राह भी बेहद कठिन होती चली जानी है। क्योंकि आप ही के पैकेज में कहा, आपने 84 कहा, मुझे जितना याद है कि 82 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं, 2 सीटें अलग हैं, जहां आदिवासी वोट बैंक भले ही वहां कैंडिडेट ना हो लेकिन निर्णायक बिल्कुल भूमिका में रहता है। आदिवासी जहां जाएगा वहीं सरकार आएगी। तो ये इतनी बड़ी सीटें जो सत्ता का गणित बदलने वाली हैं, पूरा सत्ता का अंकगणित बदल देंगी, इन पे फोकस करना निश्चित रूप से बीजेपी की पूरी की पूरी बीजेपी की जिम्मेवारी है, उनके नेता, और इस पे वो काम भी कर रहे हैं। आप जो लगातार कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का एक वोट बैंक माना जाता रहा है। 2013 की आपने बात की कि 31 सीटें जीत के आई थी 2013 में, उसमें यह भी याद रखें कि करीब 11 सीटें ऐसी थी जो 5000 के कम के मार्जिन से आई थी, करीब 11 सीटें, 10 से 11 सीटें, मुझे जितना याद है। तो ये कांग्रेस को आदिवासी सीटों पर पटकनी देना बहुत आसान बीजेपी के लिए नहीं है, लेकिन लगातार बीजेपी जो फोकस कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि इसके मूल में विधानसभा चुनाव है शरद जी। बिल्कुल। और ये रणनीति आगे जाके अभी और काम करेगी, क्योंकि बीजेपी ने 2-3 फैक्ट लिए हैं, वो मैं आगे जब आप आएंगे तब आपको बताऊंगा। बिल्कुल, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपकी तरफ लौटूंगा। मानक अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और कांग्रेस के उत्थान से लेकर कांग्रेस के चुनौतीपूर्ण समय तक के वो साक्षी हैं और समय की धारा में जितना पानी बहा है कांग्रेस की नदी में, उसको भी उन्होंने बहुत करीब से देखा है। मानक जी, मुझे समझाइए कि आदिवासी आपका बहुत पुराना साथी है, रहा है, बीजेपी ने सेंध लगाई है और फिर कोशिश बीजेपी की पुरजोर है कि वो आदिवासी मतदाता को साध कर पूरी तरह अपने साथ करे
और 2013 की कहानी की तरफ लौटे, जैसा जगदीश जी कह रहे थे। आप क्या कहेंगे और आपका जो दावा होगा कि अगर आप दावा कर रहे हैं कि आदिवासी आपके साथ है तो क्यों, क्या कारण? जी देखिए, 13 की और 18 की बात तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रदेश का आदिवासी कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। चाहे हम इंदिरा जी से लेकर अभी तक देखें तो कांग्रेस का हमेशा फोकस रहा है आदिवासी, और उनके लिए हमेशा काम करते रहे। जी भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। और आज भी आप आदिवासी इलाकों के अंदर जाइए, झाबुआ, अलीराजपुर, तो वहाँ देखिए कि इंदिरा जी की फोटो आदिवासियों के घर में मिलेगी, और इंदिरा अम्मा के नाम से अभी भी पुकारते हैं वो लोग। उस जमाने से काम करते हुए आए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के अलावा, शोर शराबा करने के अलावा कुछ नहीं करती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नीचे खिसकता जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। शिवराज जी के प्रति नाराजगी बहुत जबरदस्त है, और वो बहुत सिर्फ घोषणाएं करते हैं, घोषणाओं के अलावा उनके ऊपर अमली जामा नहीं पहनाते हैं। इसलिए बहुत नाराजगी है, और उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जहाँ तक अमित शाह जी का सवाल है, वो कौल समाज के फंक्शन में वहाँ आए, लेकिन कौल समाज पूरी तरह से आदिवासियों का एक हिस्सा है, और वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। हमें पूरा भरोसा है कि हमें अपनी बार आदिवासियों को पूरा सपोर्ट मिलेगा, और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी का और शिवराज जी का जनाधार खिसक रहा है, उसका फ़ायदा मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। तो चलिए, आपने सुना कि कांग्रेस का क्या दावा है। मानक अग्रवाल साहब का कहना है कि बहुत पुराना बॉन्डिंग का एक रिश्ता है, और इंदिरा अम्मा, ऐसा भी उनका दावा है कि अभी भी ट्राइबल बहुल इलाकों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, झाबुआ, अलीराजपुर और आसपास इंदिरा जी की तस्वीर आदिवासियों के घरों में है। चलिए, ये दावा कांग्रेस का है कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, लगातार बीते 1 साल से कई बड़े कार्यक्रम, और उसमें भी बीजेपी की दिग्गज जो आपकी लीडरशिप है, प्रधानमंत्री अमित शाह जी और तमाम लीडर्स जो हैं, ट्राइबल मामलों के केंद्रीय मंत्री, ये सब आए हैं मध्य प्रदेश। आंकड़े हमने आपको बताए ही हैं, आप मुझसे बेहतर, हमसे बेहतर जानते हैं, बहुत सुपठित प्रवक्ता हैं आप पार्टी के। किस तरह से आप देखते हैं? और वही सवाल आपसे भी है कि आदिवासी आपके साथ क्यों? देखिए शरद जी, सबसे पहले आपको, जगदीश जी को और मानक भाई को बहुत बहुत नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग 20 साल से सत्ता में हैं, लगभग 17 साल, मतलब 15 महीने यदि छोड़ दें, तो हम जब चुनाव में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि अधिकांशतः पिछले 20 साल में काम करने का अवसर भी हम ही को मिला है। तो मैं मानक भाई से ये नहीं पूछूंगा कि आदिवासियों के लिए आपने 1, 2, 3, 4 करा क्या, क्योंकि मुझे मालूम है कि कठिनाई होगी उनको जवाब देने में। तस्वीर तक ठीक है इंदिरा जी की, मैं बताता हूँ हमने क्या किया है। सर, आदिवासियों को भू अधिकार पट्टा देने का काम हम लोगों ने किया जी। उसके बाद आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास से सुसज्जित करने का वन भूमि पर काम हमने किया। जब हम पट्टा देते तो उसी पर उनको अधिकार दिया कि वे अपना प्रधानमंत्री आवास बना सके। उसके बाद पेशा का कानून बड़ी तेजी से लागू हुआ है, ये आपने देखा है, ये हमारी इस टेन्योर की सफलता है। चौथा, निशुल्क राशन, ये इंदिरा जी की तस्वीर भी नहीं कर पाई थी, तो वो निशुल्क राशन लगातार चल रहा है, और अभी भी जो 80 करोड़ की जो योजना है उसमें वे पूरी तरह से शामिल हैं। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर और बाकी सब बातों को सब आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता जी। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा हम लोग दृष्टिकोण आदिवासियों की उन्नति के लिए लेकर चल रहे हैं। पर लेकिन मैं आपके मूल और जगदीश जी के विश्लेषण की तरफ आऊँगा। विंध्य को लेकर देखिए, विंध्य से लेकर चंबल तक ये राजनीतिक चुनौतियों से भरा क्षेत्र है, ये मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ, और सब आपने आंकड़े अपने अपने तरीके से सब लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जहाँ चुनौतियाँ हैं शरद जी, वहीं हमारी सरकार बनने की संभावनाओं का भी ये क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है क्यों ना विंध्य से ही हम शुरू करें। और आपको भी मालूम है कि जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी और हमने सरकार बनाई, तो हम विंध्य से उतना प्रतिनिधित्व नहीं ले पाए। हालांकि शिवराज जी ने कभी विकास को लेकर विंध्य को पीछे नहीं रखा,
बाण सागर परियोजना हो, उसको सोचिए सब मुख्यमंत्रियों के पत्थर लगते रहे, लेकिन उसका समापन शिवराज जी ने किया समयबद्ध सीमा में 70 साल में। उसके बाद फिर 25वां मेडिकल कॉलेज सतना का हो, आज यदि वो चालू हो रहा है तो शिवराज जी के कार्यकाल की वजह से हो रहा है। मानक भाई पुराने नेता जानते हैं, उनके समय में 5 होते थे केवल मेडिकल कॉलेज जी। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं सर। तो हमने आज विंध्य को फोकस में रख के सतना में ये बड़ा कार्यक्रम किया जी। लगभग 507 करोड़ की आज ही का जो योजनाएं हैं वहां पर शिलान्यास उसका किया गया। लगभग 50 योजनाएं ऐसी हैं जिनका आज कार्यक्रम अमित शाह जी के माध्यम से किया गया। तो हमने अपनी बात को रखा। और अंतिम बात शरद जी, मुझे मालूम है विकास की बात थोड़ी सी ड्राई होती है, तो इसके बाद हम ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड की तरफ भी बढ़ेंगे। और मैं यहाँ रहने वाले हमारे मतदाताओं, मैं ये सोच रहा था डॉक्टर साहब की मैं एक लाइन में बस खत्म कर रहा हूँ। यहाँ रहने वाले मतदाताओं और दर्शकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज विंध्य की घोषणाओं और विंध्य के कार्यक्रम से बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के लोग और आशान्वित हो जाएं कि हम एक अच्छा पैकेज लेके आ रहे हैं। जगदीश जी, मैं ये सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने जो लगातार आंकड़े गिनाए हैं और वो उन तथ्य परक भी हैं, घोषणाओं को लेकर आप ज़रूर कह सकते हैं कि कब उनके लिए बजट और क्या चीज़ें हैं, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सरकार कोई भी हो। ऐसा नहीं होता कि आपने घोषणा की और तुरंत बजट अलॉटमेंट हो गया, वो एक प्रक्रियाजन्य चीज़ें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आदिवासियों के प्रति कांग्रेस बीजेपी का नज़रिया कभी ऐसा नहीं रहा 2018 में कि उसने कोई त्रुटि की हो, कोई गलती की हो, लेकिन 18 के नतीजे क्यों उसके लिए ट्राइबल बहुल सीट्स में अच्छे नहीं रहे, इसीलिए क्या इस बार स्पेशल पैकेज है? और दूसरा सवाल इसी से संक्षेप में उत्तर चाहूँगा, दोनों ही पार्टियों के पास वो लुभावने और टॉल लीडर्स नहीं है आदिवासी। इधर फग्गन सिंह कुलस्ते दिखते हैं जिनका एक पूरा झाबुआ और अलीराजपुर की तरफ उनको आते मैंने नहीं देखा, और कांग्रेस की बात करें तो कांतिलाल भूरिया को मैंने मंडला, बालाघाट और सिवनी जाते नहीं देखा। जी बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कांग्रेस की जब आप बात करते हो तो कांग्रेस में एक जमाना था आदिवासी लीडरशिप थी। जमुना देवी, प्यारेलाल कंवर, बहुत सारे नेता ऐसे थे, परशुराम भारद्वाज पीसीसी चीफ भी रहे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में भी आदिवासी लीडरशिप को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। और बीजेपी में आप आदिवासी की बात कितनी भी कर रहे हैं, लेकिन कोई आदिवासी नेता तो अब तक बीजेपी उभार नहीं पाई। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र सरकार में मंत्री जरूर हैं, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बीच एक सर्वमान्य चेहरा नहीं बन पाए। बीजेपी ने उनको महत्व भी पर्याप्त दिया, ऐसा नहीं है कि उन्हें कहीं कमी बेसी उनके उसमें रखी गई हो, और हमेशा वो फर्स्ट रो में ही मंच पे विराजमान दिखते हैं। बावजूद इसके आदिवासी नेतृत्व तो नहीं उभर पाया, एक चीज़। दूसरी चीज़ शरद जी, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने निश्चित रूप से कोई कोर कसर नहीं रखी थी, लेकिन जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी के मामले में, आदिवासी वोट बैंक के मामले में एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं फैक्टर रही है। आदिवासी वोट बैंक के बारे में, आदिवासी के बारे में माना जाता है बहुत बड़ा भोला भाला वोट बैंक हो ये होता है, तो टर्नआउट भी बहुत जल्दी हो जाता है वो। इसलिए आप देखेंगे 2008, 2013 किसी एक दल की बापौती पिछले 4 चुनावों से आदिवासी वोट बैंक नहीं रह पाया है। आप 2003, 2013 को निकाल दें जहां एक तरफा वोट आए, 2018 में फिर पलट गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो आदिवासी नेतृत्व तो ना होना। फिर भी क्या आप ये मानते हैं जगदीश जी कि हिना कांवरे हैं महाकौशल में कांग्रेस के पास, यानी उधर कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया हैं, तो फिर भी क्या बीजेपी की तुलना में आपको लगता है अपेक्षाकृत कांग्रेस में फिर भी ट्राइबल लीडरशिप के कुछ नाम हैं, युवा नाम भी हैं? कांग्रेस में ट्राइबल लीडरशिप के नाम एक्चुअल में अलावा हीरालाल अलावा जी पुराने हैं, और उन्हीं कांग्रेस में आदिवासी वोट बैंक के लिए उनकी लीडरशिप को बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं है कि आदिवासी लीडरशिप को बीजेपी ने इग्नोर किया हो। सुमेर सिंह को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा, एक अच्छे नेता है, पढ़े लिखे नेता की छवि है उनकी, और उनका अपना एक प्रभाव है लोगों में। दूसरा आप देखिए कि इसके बाद उन्होंने कौशल्या गोटिया, कई नेता बीजेपी ने भी राज्यसभा में भेजने की कोशिश की, लेकिन अनुसुई और लेकिन वैसा हिमाद्री बीजेपी में आई जो शहडोल से सांसद हैं, बहुत सारे नेताओं को बीजेपी ने भी उभारा, लेकिन एक सर्वमान्य लीडरशिप का अभाव मुझे आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी में दिखता है। एक ऐसा आदिवासी चेहरा जिसके पीछे लोग चले जाएं सीधे, वो अभी कम से कम बीजेपी में उतना साफ नहीं दिखता है। मानक भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं इसी बावजूद इसके शरद जी, शिवराज जी एक चेहरा बने हुए हैं जरूर, ये बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं। आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है शिवराज जी, निश्चित तौर पर। और उनका कनेक्ट या उनका कनेक्ट हर वर्ग से जी, उनका कनेक्ट और उनकी लोकप्रियता, आप कांग्रेस तमाम चीज़ें रखे, आलोचना करे, वो एक अलग बात है, वो उसका धर्म है, वो उसका काम है, उसका कर्म है।
लेकिन शिवराज जी एक बड़ी चुनौती बनकर, और 2018 में भी कांग्रेस की जीत के बीच में ही वो खड़े थे। कांग्रेस ने सरकार ज़रूर बनाई लेकिन मुश्किलें आई। मानक जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ट्राइबल लीडरशिप में भले ही आपका पलड़ा अभी भी बीजेपी की तुलना में भारी दिखे, लेकिन जिस तरह से एक बात उठती है, और भी हम बात करें उमंग सिंगार जी की हम बात करें या फिर हनी बघेल साहब की बात करें, ये जो तमाम चेहरे हैं ये धूमकेतु की तरह चमके तो जरूर, लेकिन उसके बाद फिर नेपथ्य में ऐसे चले गए कि उसके बाद सामने नहीं आए। तो एक लीडरशिप एक बड़ा गेम चेंजर साबित होती है, और कांग्रेस के लिए उसकी ये जमुना देवी एक बहुत बड़ा चेहरा रही हैं मध्य प्रदेश में, प्यारेलाल कंवर एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, और आपने इन दोनों नेताओं के साथ काम करने का अवसर और मौका दोनों आपको मिला। कैसे देखते हैं आप लीडरशिप, आदिवासी लीडरशिप के मुद्दे को? जी देखिए, आदिवासी लीडरशिप अभी भी कांग्रेस के पास में बहुत मजबूत है। जहाँ तक झाबुआ अलीराजपुर का सवाल है, कांतिलाल भूरिया हैं, हीरालाल अलावा हैं, वहीं आप मंडला में चले जाइए तो ओमकार सिंह मरकाम है, हनी जी यहाँ पर अपने झाबुआ में है, धार में है। हाँ, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास में बहुत तमाम हीना कामरे है, जी ऐसे नेता हैं आदिवासी कि जिसकी कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। सब अलग अलग अपनी अपनी जगह काम करने में लगे हुए हैं, पूरी लीडरशिप खड़ी हुई है, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर काम कर रही है। अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों को सक्षम बनाने के लिए तेंदुपत्ते का बोनस दिया, उससे आदिवासी बहुत मजबूत हुआ, और आज भी इस बात को आदिवासी याद करता है, और इनका जनाधार खिसकता चला जा रहा है। अभी आप देखिए कि झाबुआ के अंदर कई गांव ऐसे हैं कि जहां धर्मांतरण हुआ, गांव के गांव खाली हो गए, वहां से सारे लोग अपना धर्म परिवर्तन करके चले गए। क्यों चले गए? कि आपने उनको मजबूर कर दिया, आप उनके लिए कुछ नहीं किया आपने। जी, कोई भी 3 स्कीम जो आपको लगता है आदिवासियों में सफलतम रही हो? मकान, सड़क, बिजली, सबसे बड़ी स्कीम। जी बोलिए मानक भाई। सड़क, बिजली, पानी, तो अब सड़क, बिजली, पानी में जितना काम कांग्रेस पार्टी ने किया है वो तो हुआ मेरे ख्याल से 20 साल के अंदर बीजेपी की सरकार ने नहीं किया है। पूरे आदिवासी क्षेत्र में जाके देख लीजिए, आदिवासियों के लिए यदि बीजेपी ये काम करती तो धर्मांतरण करने की लोग गांव के गांव खाली नहीं करते, वहां से नहीं जाते वहाँ। जी चलिए, मैं हितेश वाजपेयी की तरफ आता हूँ। डॉक्टर वाजपेयी, सवाल लीडरशिप का एक अहम सवाल होता है, क्योंकि आप जिस रीजन की बात करते हैं, आज अगर मैं बात करूं बीजेपी की तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी और बीजेपी में लेकिन अधिक मजबूती है। ओबीसी लीडरशिप जिस तरह की है बीजेपी में, वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी बनती है चुनाव में, और उसकी लोकप्रियता भी जीत हार पर काफ़ी असर डालती है। लेकिन आप अगर इन 47 सीटों की तरफ जाएंगे तो लुभावन घोषणाएं तो जरूरी हैं ही। मैं शरद जी बिल्कुल ब्रीफ में बता दूं सर, बताइए आपके मंतव्य को समझते हुए। हमारे लीडर हैं शिवराज और मोदी, कोई कंफ्यूजन सर? हम उनको जाति में नहीं बांटते, धर्म में नहीं बांटते, वाकई में आपने ठीक कहा, हम जातिगत नेताओं की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि ये डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का नेतृत्व दोनों करते हैं। प्रधानमंत्री आवास यदि बनाने का काम करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की उसमें बड़ी भूमिका है, हम संख्या के साथ आपको बताते हैं। नल जल योजना में नर्मदा जल को पहुंचाने की बात है तो बड़ी संख्या में वहां से राशि आती है, उसका हम उपयोग करते हैं। वहीं शिवराज जी द्वारा जो जैसे खेतीहर किसानों को 4,000 रुपये देना, या भू अधिकार पट्टे की जिसके मैंने बात करी, मैं तो सर एकदम स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। और मुझे आपका जो उस समय आपने राइडर लगाया था कि शासकीय योजनाओं की प्रक्रिया, तो सर मैं बता दूं इनमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं संख्या नहीं बता सकता हूँ डिलीवर्ड आइटम की। तो ये हमारा चेहरा है और यही हमारे डिलीवरेबल्स हैं, यही लीडर हैं। आप ये इत्तेफाक रखेंगे कि कुछ अतिरिक्त आपको चाहिए, क्योंकि इन सब पैटर्न बदला है। इन सब के साथ 2018 में आप कामयाबी नहीं हासिल कर पाए। आपने 3 दशक आप दोनों मूर्धन्य पत्रकारों ने राजनीति को देखा है। अब राजनीति जो आ गई है सर डिलीवरेबल्स पर आ गई है। आज नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे सभी वर्ग वोट करते हैं, और आप मानेंगे नहीं, बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे काम नहीं करना पड़ता, लोग घर से निकल कर आते हैं और वोट करते हैं, क्या युवा, क्या महिला, क्या एससी और क्या एसटी। तो अब पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न चेंज है। आपका ये दावा है डिलीवरेबल्स ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी का दावा है, और शायद वो संकेत ये भी कर रहे हैं कि हमने ये चीज बहुत अच्छे से समझी है और अब
और शायद वो इशारों में ये भी कह जाते हैं कि इसमें जो भी कमी बेशी रही हो पिछले चुनाव में, बीजेपी इस बार कमर कस के उन्हें दूर करने के लिए तैयार है और मैदान में उतर चुकी है और इस बार वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो देखते हैं बीजेपी का ये जो दांव है, जो उसने अतीत से सीखा है कि हम डिलीवरेबल्स पर जाएं, हम किस तरह से अपनी जो योजनाएं हैं उनको नीचे मैदान तक बिल्कुल सही तरीके से क्रियान्वित करें। और दूसरी तरफ कांग्रेस एक बहुशाखीय रणनीति पर काम कर रही है, जिसकी बहुत अलग अलग शाखाएं हैं, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है और उसके पास बीजेपी की तरह एक फोकस्ड अप्रोच भी, अगर मैं बात करूं केंद्र और राज्य का, उसकी भी कमी दिखती है, लेकिन वो भी एक अच्छी रणनीति पर काम कर रही है। तो इंतज़ार कीजिए, इस बार की भी टक्कर ज़बरदस्त होगी और देखते हैं कौन मैदान मारता है आदिवासी बहुल सीटों पर, आरक्षित सीटों पर, और कौन इस बार वहाँ पीछे छूटता है और ये चुनावी जीत हार में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, महाधिवेशन में महामंथन। नमस्कार।